नाज़रीन आदाब, मैं हूं सनाई टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आसार कदीमा की मसाजिद में नमाज पर पाबंदी का मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पाबंदी के खिलाफ अदालत से होगा रुजू। सिविल सर्विस इम्तहानात से अरबी और फारसी हटाने का मामला, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने दाखिल की मुफाद आमा की नई अर्जी। सदर जमहूरिया ने कहा, मईशत को दोबारा पटरी पर लाने की होगी कोशिश, तरक्की में अक़लियतों की होगी बराबर की हिस्सेदारी। मोहसिन शेख कत्ल केस में मजीद 2 गिरफ्तारियां, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों और कर्नाटक में एहतजाजी मुजाहिरे। और मगरबी बंगाल असेंबली में मदरसा तरमीमी बिल मंजूर, दानिशवरों की मुदाखलत का खदशा। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, खबर तफसील से। आसार कदीमा की मसाजिद में नमाजों पर लगी पाबंदी हटने की छोटी सी उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि आसार कदीमा की मसाजिद में नमाज पर आयत पाबंदी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। कानून नुकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को बोर्ड पाबंदी के खिलाफ लड़ाई की बुनियाद पर बनाएगा। मुल्क भर की सैकड़ों मसाजिद और मनादिर की कदीम इमारतें महकमा आसार कदीमा के तहत आती हैं। इन इबादत गाहों की देखरेख और इंतजामात की जिम्मेदारी भी महकमा आसार कदीमा की ही है। दिल्ली में ऐसी मसाजिद और मंदिरों की तादाद सैकड़ों में है। हिंदुस्तान में ऐसी बेशुमार मसाजिद हैं जहां सयाहों वगैरह को तफरीह की इजाजत तो है, लेकिन नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और नमाजियों को इबादत करने से रोका जाता है। इसके बरखिलाफ दिल्ली में मौजूद तारीखी मंदिरों में पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस इम्तियाज पर एतराज किया है कि हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद ही आसार कदीमा के तहत नहीं आती है, बल्कि मनादिर भी आते हैं, चर्चेस भी आते हैं, दूसरी इबादत गाहें भी आती हैं, लेकिन किसी इबादत गाह के अंदर इबादत करने की पाबंदी नहीं है। यानी मतलब ये कि हमारे मुल्क में पूरी का मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, इस तरह से और हिंदुओं के कई पुराने मनादिर हैं, कहीं भी इबादत पर पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ मसाजिद पर है। और मसाजिद में भी कुछ मसाजिद में है, कुछ मसाजिद नहीं है। मिसाल तौर पे दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो आसार कदीमा के तहत में आती है, लेकिन उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड भी उसकी देखरेख करता है और यहाँ नमाज भी पाबंदी से होती है, 5 वक्त की नमाजें भी होती है, जुमे की नमाज भी होती है। तो हमारा मानना ये है कि सिर्फ मसाजिद पर ही ये पाबंदी क्यों रहे। बोर्ड ने आसार कदीमा के तहत आने वाली मसाजिद की बेहुरमती और नमाज और पाबंदी की शिकायतों के बाद 2 साल कबल कानूनी माहिरीन की कमेटी बनाई थी। कमेटी को उन कानूनी नुकात का जायजा लेने के लिए कहा गया था जिससे वाज़ेह हो कि महकमा आसार कदीमा के कवानीन इबादत और नमाज पर पाबंदी के हक में हैं या नहीं। ये रिपोर्ट पूरी तरह तैयार है। बोर्ड का कहना है कि मसाजिद में नमाज की इजाजत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। रिपोर्ट 2 वजह से तैयार कर रहे हैं हम लोग। एक तो इसलिए कि हम उसके बुनियाद पर हुकूमत से अप्रोच करेंगे और हुकूमत से ये कहेंगे कि साहब देखिए, कानून में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और अगर हुकूमत हमारी बात मान लेती है और आसार कदीमा के तहत मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा नहीं होता है तो फिर हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 2 साल कबल बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने में इतनी देर लगी, ये सवाल अपनी जगह है। ताहम अब रिपोर्ट तैयार होने और बोर्ड के मैदान में उतरने से बेहुरमती की शिकार होती इन तारीखी मसाजिद का तकद्दुस बहाल होने के आसार पैदा हो गए हैं। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। अरबी फारसी के सिविल सर्विस इम्तहानात से इखराज के खिलाफ यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की है, जिससे इस मामले में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पैदा हुए तनाज़े के खत्म होने के इम्कानात हैं। सिविल सर्विसेज में मुसलमानों का तनासुब अब तक 3% से 4% के दरमियान रहा है और आमतौर पर हर साल 30 से 35 मुस्लिम उम्मीदवार ही IAS के तौर पर मुंतखब हो पाते हैं, जिनमें अरबी फारसी जबान से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार भी शामिल होते हैं। ताहम इस बार अरबी फारसी जबानों को इम्तिहान से बेदखल करने की वजह से तादाद कम हो सकती है। यूपीएससी ने साल 2013 के सिविल सर्विसेज इम्तिहान के नोटिफिकेशन में अरबी फारसी समेत गैर मुल्की जबानों को इम्तिहान से निकाल दिया था। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने
یو پی ایس سی کے اس قدم کے خلاف مفاد عامہ کی عرضی داخل کی ہے۔ فرنٹ کا الزام ہے کہ دراصل یو پی ایس سی نے دستور کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سازش کے تحت عربی فارسی کو ہٹایا ہے۔ عربی اور فارسی کو نکالنے کے پیچھے جو ریزن ہے، دراصل عربی فارسی کو یہ پہلی بار نہیں نکالا گیا۔ عربی فارسی کو ایک بار پہلے بھی نکالا گیا تھا 90 اور 91 میں، جب نرسمہا راؤ صاحب کی سرکار تھی۔ تب بھی یہی ہوا تھا کہ عربی فارسی بیک گراؤنڈ کے ایک بچے نے ٹاپ کر لیا تھا، عامر سبحانی صاحب نے، اور عربی فارسی بیک گراؤنڈ سے 4-5 لڑکے ہر سال IAS IPS بن جاتے ہیں۔ لاسٹ 2 ٹرمز میں عربی فارسی کے بچے زیادہ آنے لگے۔ گورنمنٹ کی کرنی اور کتنی میں ہمیشہ فرق رہا ہے۔ گورنمنٹ نے ہمیشہ کہا تو یہ کہ ہم مسلمانوں کو مین اسٹریم میں لینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تمام وہ کام کیے دیش کی آزادی کے بعد سے آج تک کہ مسلمان کسی بھی طرح سے مین اسٹریم میں نہ آ جائیں۔ تو عربی اور فارسی کو نکالنے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے مسلمان کو مین اسٹریم سے دور کرنے کے لیے عربی فارسی کو IAS کے ایگزام سے نکالا۔ یو پی ایس سی میں 8ویں شیڈول کی زبانوں کے علاوہ انگریزی، نیپالی اور سندھی زبانوں پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ عرضی میں یو پی ایس سی کے اس فیصلے کو ضابطوں کے خلاف ورزی اور غیر دستوری قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے جو اب فائل کی PIL، اس کے لیے وجہ یہ رہی کہ 8ویں شیڈول میں اگر عربی فارسی نہیں ہے اور آپ اس لیے نکال رہے ہو تو انگریزی بھی 8ویں شیڈول میں نہیں ہے، تو آپ کو انگریزی کو بھی اس سے نکالنا ہوگا یو پی ایس سی کے ایگزام سے، IAS IPS کے ایگزام سے۔ واضح ہے کہ RTI قانون کے تحت معلومات مانگنے پر جواب نہ دینے والی یو پی ایس سی کو اس سے قبل مفاد عامہ کے عرضی کے بعد ہائی کورٹ کی ہدایت پر جواب دینا پڑا تھا، جس میں اس نے غیر ملکی زبانوں کے بجائے 8ویں شیڈول میں شامل زبانوں کو امتحانات میں شامل کرنے کی بات کہی تھی۔ تاہم انگریزی کی شمولیت پر کوئی وجہ نہیں بتائی۔ یو پی ایس سی کے جواب سے غیر مطمئن ہو کر فرنٹ نے دوبارہ مفاد عامہ کی عرضی داخل کی ہے۔ ETV نیوز، نئی دہلی۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران صدر جمہوریہ نے حصول آزادی کے کئی دہائیوں بعد بھی اقلیتی طبقے کی پسماندگی کو بدبختی قرار دیا۔ پرنب مکھرجی نے حکومت کے فلاحی اسکیمات کے فوائد پسماندہ اقلیتوں تک نہ پہنچنے کو اقلیتی طبقے کی پسماندگی کی اصل وجہ بتایا۔ اقلیتی طبقے کی فلاح کے لیے صدر جمہوریہ نے نیشنل مدرسہ ماڈرنائزیشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ It is unfortunate that even after several decades of independence, sections of minority communities continue to suffer from poverty as benefits of government schemes do not reach them. My government is committed to making all minorities equal partners in India's progress. The government will specially strengthen measures to spread modern and technical education among minority communities, and a national madrasa modernization program will be initiated. صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے خطاب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان سلطان احمد نے حکومت کو اقلیتوں کی جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا۔ پونے میں پیش آئے سافٹ ویئر انجینئر قتل واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ الپ سنگھ کے بارے میں جو کہا گیا ہے، آج کے دن دیش کے جو الپ سنگھ خاص طور پہ مسلمان بھائی ہیں، خوف و ہراس میں ہیں۔ جو واقعہ پونا کا ہوا ہے، سرکار کو صاف لفظوں میں، صاف لہجوں میں آ کر کے یہ کہنا چاہیے کہ دیش کے الپ سنگھ، دیش کے مسلمان بھائی اس دیش میں سرکشت ہیں اور سرکشت رہیں گے۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے نئی حکومت کی آئندہ 5 برسوں کی پالیسی کا خاکہ اپنے خطاب میں کھینچا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے متحد، مضبوط اور جدید بھارت کے حق میں ووٹ دیا ہے اور نئی حکومت عوام کے خواہشات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ ملک کو ترقی کی ڈگر پر لے جانے، معیشت کو پٹری پر واپس لانے، بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے، مہنگائی پر کنٹرول کرنے، بدعنوانی کے خاتمے اور ملک کی ترقی میں اقلیتوں کو برابر کا حصہ دار بنانے سمیت مختلف موضوع پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت یعنی متحد و مضبوط و بہتر ہندوستان بنانا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس یعنی ترقی میں سب کی حصہ داری، ہر ہاتھ کو ہنر، ہر کھیت کو پانی،
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारेनुमा एक जुमले सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान अपने खिताब में कहे। इन नारों से नई हुकूमत के एजेंडे और तरजीहात वाज़ेह होते हैं। इन्हीं को पेश नजर रखकर इनके हुसूल के लिए उन तमाम महाज पर नई हुकूमत काम करेगी जो मुल्क को हमजहत तरक्की की राह पर ले जाए। मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आम इंतखाबात के नताइज को आवाम की उम्मीदों का गम्माज करार दिया। They have voted for a united, strong and modern India. एक भारत, श्रेष्ठ भारत. My government will work to fulfill these aspirations with the involvement of all the 125 crore people of this great country. My government is committed to nurturing the right environment of actualizing this mandate of the people. For this, it pledges itself to the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, which can be fulfilled only through your active participation. It is a commitment to providing 33% reservation to them in the Parliament and State Legislative Assembly. With a commitment of Beti Bachao, Beti Padhao, my government will launch a mass campaign for saving the girl child and enabling her education. सदर जमहूरिया ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए नई हुकूमत की सियासी, इक्तिसादी और खारजा पॉलिसी का खाका पेश किया। उन्होंने मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल को मुश्किल करार देते हुए इसे पटरी पर लाने के लिए मुसलसल कोशिश करने की बात कही। महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है तो गैर मुल्की बैंकों में पड़े काले धन को मुल्क वापस लाने के लिए भी संजीदा इक़दाम करने की बात कही गई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि नई हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश करेगी ताकि रोजगार के नए मौक़े खुले। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी वज़ा करेगी जिसकी ठोस बुनियाद हो और जो पायदार हो, शफ़ाफ हो। On the economic front, we are passing through an extremely difficult phase. For 2 consecutive years, our GDP growth has been less than 5%. Tax collection has declined. Inflation continues to be at an unacceptable level. Thus, putting the Indian economy back on track is paramount for my government. We will work together to usher our economy into a high growth path, rein in inflation, reignite investment cycles, accelerate job creation, and restore the confidence of the domestic as well as international community in our economy. My government is determined to rid the country of the scourge of corruption and the menace of black money. As a first step in this direction, the government has already constituted a SIT to unearth black money stashed abroad. This will be followed by vigorously by proactively engaging with the foreign governments. अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने अक़लियतों को यकीन दहानी कराई कि नई हुकूमत तरक्की में उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाएगी। उन्होंने इस साल मानसून के औसत से कम रहने की पेशगोई पर हुकूमत को तैयार रहने को भी कहा। सदर जमहूरिया ने नवमुंतखब अरकान पार्लियामान को मुबारकबाद दी और कहा कि नई हुकूमत जमहूरी इदारों की साख बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दहशतगर्दी के मामले में DRDO के साबिक जूनियर साइंटिस्ट एजाज अहमद मिर्जा को क्लीन चिट दिए जाने का हुकूक इंसानी की तंजीम APCR ने खैर मकदम किया है। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि एजाज मिर्जा को अभी इस मामले में पूरी राहत के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा।
दहशत गर्दाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना कर रहे एक और होनहार नौजवान एजाज मिर्जा को एनआईए ने क्लीन चिट दे दी है। बंगलुरु में एपीसीआर के सीनियर एडवोकेट अकमल रिजवी का कहना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गुज़श्ता माह एजाज अहमद मिर्जा के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बुनियाद पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस सिलसिले में एनआईए ने अदालत को वाकिफ करवाया है। रिजवी ने कहा कि अदालत के हतमी फैसले के लिए एजाज अहमद मिर्जा को 24 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। इस केस के अंदर 27 तारीख को एनआईए ने एजाज अहमद मिर्जा, जो डीआरडीओ के जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, उनको स्टैट्यूटरी बिल पे छोड़ा गया था, लेकिन अब एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी है। लेकिन अभी कोर्ट के सामने मामला है, कोर्ट उनकी रिपोर्ट के ऊपर अपना जो फैसला होगा वो 24 तारीख तक गालिबान आ जाएगा, और हमको उम्मीद है कि एजाज अहमद मिर्जा को भी मुतीउर रहमान सिद्दीकी की तरह क्लीन चिट मिल जाएगी। 2012 में दहशत गर्दाना साजिश के इल्जाम में महकमे दिफा के इदारे डीआरडीओ में जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले एजाज मिर्जा समेत कर्नाटक के तकरीबन 15 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अंग्रेजी रोजनामा के सहाफी मतीउर रहमान और निजी कंपनी के मुलाजिम यूसुफ नालबंद पहले ही बरी हो चुके हैं। ईटीवी न्यूज बंगलुरु। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आईटी प्रोफेशनल कत्ल केस में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों का ताल्लुक भी हिंदू राष्ट्र सेना से है। इस तरह इस केस में हिंदू राष्ट्र सेना से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार शुदगान की तादाद 19 हो गई है। शिवाजी और बाल ठाकरे की काबिल एतराज तस्वीरें फेसबुक पर नामालूम अफराद के जरिए अपलोड किए जाने के बाद बरहम हुजूम ने आईटी प्रोफेशनल मोहसिन शेख को पिछले हफ्ते पुणे के हदफसर में पीट कर मार डाला था। पुणे के नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेख मोहसिन सादिक कत्ल केस के खिलाफ बेंगलुरु में आईटी मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दिया। शहर के बीटीएम लेआउट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तंजीम आईटीईसी ने वाकये की मजम्मत करते हुए मोहसिन सादिक को ताजियत पेश की। एहतजाजियों ने कहा कि मुल्क में बाज तंजीमें समाज में नफरत फैलाते हुए मुल्क के सेकुलर और जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एहतजाजियों ने इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। एहतजाज में मुख्तलिफ आईटी कंपनियों के मुलाजमीन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत की। And we want to express our sorrow and deep anguish in the incident that happened in Pune. So we came to know that one of our colleagues who is working in Infosys, he was killed while he was going back to his home by some religious fundamentalists. So we noticed that recently there has been rise in religious fundamentalism all over India. The government today should come out very, very strongly against such incidents, arrest the culprits, and send a very strong message that India is a secular democracy as enshrined in our constitution. You know, India is a secular socialist democracy as enshrined in our constitution. All these things clearly show that we are not even basic human dignity. जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। धार्मिक भावना सभी का ठेस पहुंचती है, लेकिन इसके लिए किसी को बेरहमी से मारना वो अच्छी बात नहीं है। तो इसी के विरोध में मतलब ऐसा घटना फिर से ना हो हमारे समाज में, इसी के लिए हमारा एक ये प्रयत्न है कि हम कुछ लोगों को हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे। पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। आईटीबीटी का मरकज समझे जाने वाले शहर बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल एक जगह जमा होकर इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। इनका मुतालिबा है कि हुकूमत खातियों को न बख्शे और नफरत फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ पाबंदी आयद करे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु।
मगरबी बंगाल में मदरसा तालीम को नई पहचान देने के लिए बंगाल असेंबली में मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन तरमीमी बिल 2014 पास हो गया है, लेकिन असेंबली में ये बिल पास होने के साथ ही तनाज़े का शिकार हो गया है। मगरबी बंगाल मदरसा तालीम को अपने अरबी व जदीद उलूम के बाइस मुल्क भर में मकबूलियत हासिल है। मौजूदा हुकूमत ने मदरसा निज़ाम तालीम को मौसर बनाने के लिए नए बिल के जरिए कई तब्दीलियों का इरादा जाहिर किया। बिल में जहां मदरसा शिशु केंद्र को मदरसा बोर्ड के तहत लाने का फैसला किया गया, वहीं बोर्ड के तहत मदरसा व जनरल एजुकेशन निज़ाम की शुरुआत पर मुस्लिम तंजीमों ने हैरानगी का इजहार किया। रियासती वजीर मुमलिकत गयासुद्दीन मुल्ला ने नए बिल से मदरसा तालीम के फरोग की उम्मीद जताई है, जबकि मुस्लिम तंजीमों ने बिल पर एतराज जताया और हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना करने का भी फैसला किया। বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমরা বলছি, দীর্ঘদিন মাদ্রাসা নামে ছিল, মাদ্রাসা বোর্ড ছিল, মাদ্রাসা স্কুল ছিল, কিন্তু গুছিয়ে মাদ্রাসা যে গুছিয়ে পড়াশোনার দিকে সেরকম ছিল না। আমাদের 10টা স্কুল আছে পুরো পশ্চিম বাংলায়, সেটাকে আরো বেশি করে স্কুল করে আমরা যাতে ক্লাস 1 থেকে মাদ্রাসা অন্তর্গত মাদ্রাসার ভিতরে পড়াশোনা করে সেই দুটোর উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। एक जगह में बोला गया कि मदरसा बोर्ड के अंदर 2 तरह की एजुकेशन रहेंगे, एक जनरल एजुकेशन सिस्टम और एक मदरसा एजुकेशन सिस्टम। हम लोग का दावा है कि मदरसा बोर्ड के अंदर सिर्फ मदरसा एजुकेशन सिस्टम ही रहे। कोई जनरल एजुकेशन सिस्टम करना है तो उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम तो है ही। मदरसा बोर्ड के अंदर फेसबुक मामले में पुणे के आईटी इंजीनियर शेख मुहसिन के कत्ल की मजम्मत के लिए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। पार्टी के जिला सदर फिरोज खां गाजी की कयादत में किए गए एहतजाजी धरने में दर्जनों नौजवान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वेलफेयर पार्टी की जानिब से जो पूना में मोहसिन सादिक शेख को शहीद किया गया, उसके एहतजाज में धरना आंदोलन रखा गया है। हमारा ये मुतालबा है कि इस मुल्क में मुस्लिम समाज, मुसलमान एक बड़ी माइनॉरिटी में रहते हैं और मुल्क में जो खौफ और हरास का मुसलमानों में माहौल पैदा किया जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों से खौफ और हरास के माहौल को खत्म करे। और तवील अरसे के इंतजार के बाद फिल्मी दुनिया के शहंशाह दिलीप कुमार की सवाने हाथ का कल मुंबई में इजरा अमल में आया। दिलीप साहब की सवाने हयात का इजरा अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसी हस्तियों ने किया। इस मौके पर फिल्मी दुनिया के कई सितारे मौजूद थे। दिलीप साहब के सवाहे हयात का इजरा अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसी हस्तियों ने किया। इस तकरीब की निजामत हिदायतकार करण जौहर ने की और वैजयंती माला, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा ने शमा रोशन करके तकरीब का आगाज किया। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, जबकि मेरे प्यारे बड़े भाई दिलीप कुमार साहब की किताब जो है वो रिलीज हो रही है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक इंसान कैसे एक महान कलाकार बनता है, फिर महान कलाकार से वो कैसे एक इंसान बनता है और महान इंसान बनता है, जिसका नाम है दिलीप कुमार। Well, it's a very memorable day. I have always been a huge fan of Yusuf Saab, probably one of his biggest fans, and he's been such an inspirational figure to me right through my career. I've learned so much from him. You know, every time I watch his work, I feel I'm just discovering him each time. You know, so I'm really thrilled to today, and I'm looking forward to reading his book, in which we'll get to know about his life, his experiences, his work. Something that again will be a big opportunity for me to learn. कि जो बातें यूसुफ साहब की, दिलीप साहब की आप सबको नहीं पता थी, कैरियर ग्राफ तो सब जानते हैं, लेकिन उनके बचपन के बारे में और उनके ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में वो उनके मुंह से सुने आप। फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्पोकन अबाउट। तकरीब को आगे बढ़ाते हुए गुलकार शान और जावेद अली ने दिलीप साहब के चुनिंदा गीतों को गाकर प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाया।
اس تقریب میں جانے مانے چہروں نے شرکت کی، جس میں انیل امبانی، کوکیلا بین امبانی، دھرمیندر، زینت امان، چانکی پانڈے، عباس مستان، جانی لیور، انو ملک، سبھاش گھئی، جاوید اختر، کرن راؤ سمیت ان ستاروں کے ساتھ سنجے خان، پنکج اداس، آدیش شریواستو، سنجے لیلا بھنسالی، دیو مکھرجی، شری بانی مکھرجی، ریتیش دیشمکھ اور پریا دت جیسی معروف ہستیوں نے شرکت کر کے تقریب کو رونق بخشی۔ پی ٹی وی نیوز، ممبئی۔ فلاح کے منصوبوں کو زمین پر اتارنے کے لیے محکمہ اقلیتی فلاح نے حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ علماء کے مطابق ایک تو زمینی سطح پر اقلیتی اسکیمات کا نفاذ نہیں ہوتا، جبکہ دوسری جانب اقلیتی طبقے کا انتشار بھی ان اسکیمات کو ان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ کانپور میں مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے درمیان قرأت کا مقابلہ کرایا گیا۔ قرأت کے اس مقابلے میں 50 سے زیادہ بچوں نے شرکت کی۔ جلسے کی صدارت جمعیت العلماء ہند کے ریاستی نائب صدر مولانا متین الحق اسامہ نے کی۔ اس موقع پر مولانا متین الحق اسامہ نے کہا کہ دینی مدارس نے علم قرآن کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ بچوں میں علوم قرآنیہ فروغ دینے کے لیے اس طرح کے مقابلہ جاتی پروگرام ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند نے شب برات کے موقع پر شور شرابے اور سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کو خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ امیر جماعت مولانا جلال الدین عمری کا کہنا ہے کہ شب برات کا ثبوت احادیث سے نہیں ملتا، تاہم کمزور احادیث سے اسے عبادت کی رات قرار دیا جا سکتا ہے۔ برات کی رات سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے پولیس کارروائی کو بھی مولانا جلال الدین عمری نے درست قرار دیا۔ کانپور میں مدرسہ ضیاء مصطفیٰ کے زیر اہتمام جشن حسین کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں علماء کرام نے امام حسین کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مدرسے کی جانب سے بے سہارا اور بیوہ خواتین کو سلائی مشین اور دیگر امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ خاص بات میں فی الحال اتنا ہی آداب۔